हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। मेरा नाम सिमरनजीत सिंह है। लास्ट लेक्चर में हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन लिया, हमने एक ब्रीफिंग पढ़ा कि हम सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज और क्लोजर के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज के इस लेक्चर के अंदर हम आगे एक फर्दर फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज चॉइसेस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। और आइए आज जरा देखते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। अगर आपने मेरी लास्ट लेक्चर की वीडियो अटेंड करी है तो आप जानते हैं कि लास्ट लेक्चर में भी मैंने एक बात बताई थी कि ये जो फर्स्ट चैप्टर है ना, पार्ट ए का, पार्ट ए के बाकी सारे चैप्टर इसी चैप्टर के ऊपर बेस्ड हैं। चॉइसेस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आइए सर एक बार जरा बात करते हैं हमें क्या क्या पढ़ना है और कैसे कैसे पढ़ना है। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं विद लेसन 1, दैट इज चॉइसेस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मैं तो ये कहूंगा कि सर ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर हमें बताया हुआ है कि सर कैसे हम एक एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ बिजनेस को चूज करें। अगर हमें बिजनेस करना हो, से फॉर एन एग्जाम्पल मुझे एक शॉप खोलनी है, तो शॉप एक बिजनेस है, लेकिन शॉप खोलने के लिए पहले मुझे एक फॉर्म ऑफ बिजनेस को चूज करना पड़ेगा कि ये जो शॉप मैं खोल रहा हूं, क्या ये मैं सोल प्रोप्राइटरशिप में खोलूं, पार्टनरशिप में खोलूं, कंपनी फॉर्म में खोलूं, एलएलपी बनाऊं, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाऊं, मैं क्या बनाऊं। तो मुझे पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं ये जो अभी बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूं, ये बिजनेस मैं कौन सी फॉर्म ऑफ बिजनेस को ऑप्ट करूं। तो सर पहला चैप्टर अब बहुत सारे फैक्टर्स आपको बताता है जिसके ऊपर आपका ये आंसर डिपेंड करता है कि सर हम कैसे चूज करें कि हमें कौन सी फॉर्म ऑफ बिजनेस एप्रोप्रिएट रहेगी। क्योंकि बेटा हर बिजनेस के अंदर एक ही फॉर्म ऑफ बिजनेस एप्रोप्रिएट हो ऐसा नहीं है। अलग अलग बिजनेस के अंदर अलग अलग फॉर्म ऑफ बिजनेस चलते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। सिर्फ फॉर एन एग्जांपल, आपको एक व्यक्ति को कम्युनिकेट करना है, उससे बात करनी है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि सर कम्युनिकेशन करने के क्या क्या मीन्स अवेलेबल हैं। सर बहुत सारे मीन्स अवेलेबल हैं। एक मीन्स तो ये अवेलेबल है कि हम उसके घर चले जाएं और उसके घर जाकर उससे बात करें। दूसरा, मेरे पास एक और मीन अवेलेबल है कि सर मैं उसको एक मैसेज टेक्स्ट लिखूं मोबाइल पर और उसको सेंड कर दूं। यह भी एक कम्युनिकेशन का तरीका है। तीसरा मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है कि मैं उसको एक ईमेल लिखूं और उसको ईमेल सेंड करूं, या एक लेटर लिखूं उसको लेटर सेंड करूं, या ऑल टुगेदर उसको एक फोन कॉल ही कर लूं, उसको फोन पर उससे बात कर लूं, या वीडियो कॉल भी कर सकता हूं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी मैं उससे बात कर सकता हूं। सर मेरे पास बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं, बहुत सारे मीन्स अवेलेबल हैं जिसके थ्रू मैं एक व्यक्ति के साथ कम्युनिकेट कर सकता हूं। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि आप मुझे बताइए कि इसमें से कौन सा वाला मीन्स सबसे बेस्ट है, तो सर आप मुझे बोलोगे कि सर इस क्वेश्चन का आंसर तो मैं तभी दे पाऊंगा जब बहुत सारे और फैक्टर्स हैं वो आप मुझे बताओ, तभी मैं इसका आंसर दे पाऊंगा। जैसे अगर कोई बोलता है कि सर फोन कॉल बेस्ट ऑप्शन है, तो पहले पूछना पड़ेगा कि भैया मेरे पास फोन है भी कि नहीं, या फिर फोन है बैलेंस है कि नहीं, या फिर अगर वीडियो कॉल बोलते हैं तो सर मेरे पास जो फोन है वो वीडियो कॉल कंपेटेबल है कि नहीं। बहुत सारी चीजों पर फिर डिपेंड करता है। वो सारे क्वेश्चंस के आंसर जब मुझे मिलेंगे तो डिपेंड करेगा, डिसाइड हो सकेगा कि मैं किस मीन से उससे कम्युनिकेट करूं।
फिर यह भी तो इंपॉर्टेंट है कि मैंने उससे क्या बात करनी है, जो बात करनी है वो मैसेज के थ्रू ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगी या वॉइस कॉल के थ्रू ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगी। तो बहुत सारी चीजों के बाद ही हम इस निर्णय पर पहुंच सकते हैं कि हमें उसे किस मीन्स के थ्रू कम्युनिकेट करना चाहिए। ठीक इसी तरीके से बिजनेस करने के भी बहुत सारे मीन्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस अवेलेबल हैं, लेकिन हमें कौन सा फॉर्म चूज करना है, इस बात को डिसाइड करने के लिए हमें पहले और क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने पड़ेंगे। सबसे पहले तो सर मुझे यह बताओ कि सर हमारे पास कौन कौन से चॉइसेस अवेलेबल हैं। चॉइसेस, आइए सर एक बार जरा बात करते हैं, क्योंकि हम चॉइसेस ऑफ बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास फॉर्म्स ऑफ बिजनेस कौन कौन से अवेलेबल हैं। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, अच्छा आप बताइए सर कौन कौन से फॉर्म ऑफ बिजनेस अवेलेबल है। सर इन जनरल अगर हम बात करें ना, तो मैंने फॉर्म ऑफ बिजनेस को दो पार्ट में कैटेगराइज कर दिया है। एक तो है बेटे नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस, नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस, और दूसरा है बेटे कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस, कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस। सर एक बात समझ नहीं आई, आप बोल रहे हो सर कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस, नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस। सर ये है क्या कॉर्पोरेट और नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस है क्या सर, पहले यही समझा दो। अच्छा बेटे एक बात ध्यान रखना, जब मैं बोलता हूं कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस, तो कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस से मेरा अभिप्राय है सेपरेट लीगल एंटिटी। एक ऐसा बिजनेस जो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, जिसका खुद का अपना एक अस्तित्व है, मतलब उस बिजनेस को किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं होना, बिजनेस की एग्जिस्टेंस का उसके ओनर की एग्जिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है। तो कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस की अपनी खुद की आइडेंटिटी होती है, अपनी खुद की उनकी बीइंग होती है, उनकी खुद की एक कॉर्पोरेट पर्सनालिटी होती है। ऐसे फॉर्म ऑफ बिजनेस को हम कहते हैं कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस। फिर आते हैं बेटे नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस। नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस वो फॉर्म ऑफ बिजनेस है विच आर नॉट सेपरेट लीगल एंटिटी, विच आर नॉट सेपरेट लीगल एंटिटी। सर ये सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होते, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस बोलते हैं। तो सर सबसे पहले अगर हम बात करें नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस की, तो सर सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप इज अ नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस। तो सोल प्रोप्राइटरशिप कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, सोल प्रोप्राइटर और सोल प्रोप्राइटरशिप इज वन ऑफ द सेम थिंग। ठीक इसी तरीके से अगर हम बात करें बेटे पार्टनरशिप की, पार्टनरशिप फॉर्म, तो बेटे ये भी एक फॉर्म ऑफ बिजनेस, ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस है which is not a separate legal entity. Partners and partnership firm is one of the same thing. And finally we have Hindu undivided family, Hindu undivided family। बेटे ये जो बिजनेस है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये फॉर्म ऑफ बिजनेस इंडिया के अंदर ही एग्जिस्ट करता है और किसी कंट्री में एग्जिस्ट नहीं करता। ये फॉर्म ऑफ बिजनेस हिंदू सक्सेशन एक्ट से गवर्न होता है और इस फॉर्म ऑफ बिजनेस के अंदर सारे फैमिली मेंबर्स मिलकर बिजनेस स्टार्ट करते हैं। आपने इसके बारे में 11th 12th क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ा ही हुआ, पर फिर भी हम CS एग्जीक्यूटिव के अंदर भी इसकी बहुत डिटेल चर्चा करेंगे। तो ये तीन फॉर्म ऑफ बिजनेस की अगर हम बात करें तो सर ये तीनों फॉर्म ऑफ बिजनेस क्या हैं? सर ये कॉर्पोरेट फॉर्म, नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस है। अब आ जाते हैं सर कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस पर। सर ये वो फॉर्म ऑफ बिजनेस है विच आर नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। सर जो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं, जो सेपरेट लीगल एंटिटी है, सॉरी
सर कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस की अगर हम बात करें तो सर ये सेपरेट लीगल एंटिटी हैं, मतलब इनकी एग्जिस्टेंस, इन फॉर्म ऑफ बिजनेस की एग्जिस्टेंस इनके ओनर की एग्जिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती। इनके कुछ एग्जाम्पल हैं, कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी, रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो सर बहुत सारे फॉर्म ऑफ बिजनेस हमारे पास अवेलेबल हैं, बहुत सारे फॉर्म्स हमारे पास अवेलेबल। तो हम सर इसमें से कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस चूज करें? अब हमें यह तो पता चल गया हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल हैं। नहीं सर, एक छोटी सी बात अभी करनी रह गई है। सर जब मैं बोलता हूं ना कंपनी, तो इसका मतलब यह नहीं है कि कंपनी के अंदर सिर्फ एक ही फॉर्म ऑफ बिजनेस है। कंपनी के अंदर फिर वी हैव वाइड रेंज ऑफ चॉइस। कंपनी के अंदर वी हैव वाइड रेंज ऑफ चॉइसेस। व्हाट सर, अगर आप एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हो तो आपके पास चॉइसेस है कि सर आप एक प्राइवेट कंपनी ओपन करना चाहते हो या पब्लिक कंपनी ओपन करना चाहते हो, या सर 1 पर्सन कंपनी ओपन करना चाहते हो, या सर लिमिटेड कंपनी ओपन करना चाहते हो, अनलिमिटेड कंपनी ओपन करना चाहते हो। पब्लिक कंपनी के अंदर भी मेरे पास बहुत सारी चॉइसेस हैं कि सर पब्लिक कंपनी के अंदर भी क्या मैं लिस्टेड कंपनी ओपन करना चाहता हूं या मैं अनलिस्टेड कंपनी ओपन करना चाहता हूं। तो बेटे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि सर मैं क्या चाहता हूं, मैं कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस इनकॉर्पोरेट करना चाहता हूं। तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस, वाइड रेंज ऑफ चॉइसेस मेरे पास अवेलेबल हैं, ये भी है और वो भी है। लेकिन सर बार बार हम तो एक ही प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, आप घुमा फिरा के बाद फिर पता नहीं कहां ले जाते हो। सर हम तो आपसे बार बार ये पूछ रहे हैं कि हम बेस्ट या एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ बिजनेस को कैसे चूज करें। तो आइए सर अब आपके इस क्वेश्चन का भी हम जवाब देते हैं। क्वेश्चन लिख लेते हैं सर, क्या है? दैट इज हाउ टू चूज appropriate form of business। इसमें से सर एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ बिजनेस क्या है और कैसे चूज करें सर उस फॉर्म ऑफ बिजनेस को? तो हमने कहा कि सर इस क्वेश्चन के आंसर्स जो है ना वो डिपेंड करते हैं और आगे फर्दर बहुत सारे हमें इसके क्वेश्चंस पहले पूछने पड़ेंगे उसके ऊपर। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग चॉइस ऑफ बिजनेस। सर वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो चॉइस ऑफ बिजनेस को अफेक्ट करते हैं? आइए सर, मैं सबसे पहला जो फैक्टर ले रहा हूं वो है नेचर ऑफ बिजनेस। सर मुझे जो फॉर्म ऑफ बिजनेस चूज करना है उससे पहले मुझे ये समझना पड़ेगा कि जो मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं उसका नेचर क्या है। सर जब आप बोलते हो नेचर तो इससे आपका क्या अभिप्राय है? बेटे नेचर से मेरा ये मतलब है कि वो जो मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं क्या उसमें मेरा कस्टमर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है?
अगर उसके साथ उसमें मेरा कस्टमर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है तो मुझे कोई ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस चूज करना पड़ेगा जिसके अंदर बहुत सारे लोग इन्वॉल्व ना हो। अगर जो बिजनेस मैं ओपन कर रहा हूं उसके अंदर बहुत ज्यादा कैपिटल की जरूरत है, उसके अंदर बहुत ज्यादा स्किल्स की जरूरत है, तो ऐसे फॉर्म ऑफ बिजनेस को मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अकेला मेरी एक लिमिट है, मैं एक लिमिट तक ही उसके अंदर कैपिटल इंट्रोड्यूस कर पाऊंगा या एक लिमिट तक ही मैं उसके अंदर स्किल्स भी डाल पाऊंगा। तो सर उसके लिए मुझे एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस चूज करना पड़ेगा जहां पर मल्टीपल ओनर्स की ऑप्शन अवेलेबल हो। और अगर मेरा बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो बहुत बड़े लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है या बहुत बड़े लेवल पर ऑपरेट कर रहा है, तो सर उसके लिए मुझे एक और अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑपरेट बनाना पड़ेगा जिसके अंदर मुझे सारी की सारी पावर एक जगह पे कंसंट्रेट ना करनी पड़े, पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, मतलब ओनरशिप किसी और के पास हो और मैनेजमेंट किसी और के पास हो। तो पहले मुझे डिसाइड करना पड़ेगा दैट व्हाट इज द नेचर ऑफ माय बिजनेस। तो मेरे पास 3 इसमें ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पहला ऑप्शन इज दैट माय बिजनेस इज डीलिंग विद डायरेक्ट सर्विस। बिजनेस डीलिंग विद डायरेक्ट सर्विस। तो सर अगर आपका बिजनेस डायरेक्ट सर्विस से डील कर रहा है ना, तो सर आपको, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, आप कोई सर्विस प्रोवाइडर हो, सर्विस प्रोवाइडर का डायरेक्ट डीलिंग होती है। सर्विस प्रोवाइडर का अभिप्राय है, से फॉर एन एग्जाम्पल आप कोई टेलर हो, आप कॉबलर हो, व्हाटएवर। तो सर अगर आपने कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया है जिसका कस्टमर्स के साथ डायरेक्ट सर्विस है, तो सर यहां पर आपको एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस चूज करना चाहिए जहां पर एक ही ओनर हो, या तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप ओपन कर लो या 1 पर्सन कंपनी भी आपके लिए ठीक रहेगा। तो पहला तो यह है। दूसरा, सर अगर आपका बिजनेस रिक्वायर पूलिंग ऑफ फंड्स, बिजनेस रिक्वायर पूलिंग ऑफ फंड्स। व्हाट इज पूलिंग ऑफ फंड्स? सर मुझे बहुत ज्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट है, अकेले मेरे पैसे से काम नहीं चलेगा। या फिर पूलिंग ऑफ स्किल्स, सर ज्यादा स्किल्स उसके अंदर डालने हैं, ज्यादा स्किल्स मुझे उसके अंदर चाहिए, अकेले व्यक्ति के स्किल से काम नहीं बनेगा। तो बेटे ऐसे बिजनेस के एग्जाम्पल हैं, जैसे कि आपने सुना होगा होलसेल। अब होलसेल का काम क्या है? सर बल्क में सामान खरीद लिया जाता है और फिर आगे छोटे छोटे रिटेलर्स को बेच दिया जाता है। अब बल्क में सामान खरीदने के लिए मेरे पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए। अगर मेरे पास पैसा ही नहीं है तो मैं बल्क में सामान नहीं खरीद पाऊंगा, और जितना बल्क में मैं सामान खरीदूंगा उतना मेरे पास प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा बढ़ जाएंगे। क्योंकि अगर मैं 100 यूनिट 50 रुपए की खरीदता हूं एक यूनिट, तो अगर वही यूनिट मैं 2000 खरीदूं तो शायद मुझे 45 रुपीज की मिल जाए। तो होलसेल के अंदर क्योंकि बहुत ज्यादा पैसों की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए यहां पर हमें एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस चूज करना पड़ेगा जहां पर कैपिटल बहुत ज्यादा लगे, और अकेला व्यक्ति क्योंकि कैपिटल नहीं लगा सकता तो कोई ऐसा बिजनेस चूज करना पड़ेगा जहां पर ज्यादा ओनर्स हो। या फॉर एन एग्जाम्पल मुझे कोई अकाउंटिंग फर्म खोलनी है। अब अकाउंटिंग फर्म के अंदर पैसा तो बहुत नहीं चाहिए, लेकिन हां सर स्किल्स मुझे बहुत ज्यादा चाहिए। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल एक व्यक्ति अकाउंटिंग का काम करेगा, एक व्यक्ति ऑडिट का काम करेगा, एक व्यक्ति जो है वो आपके टैक्सेशन डिपार्टमेंट को संभालेगा। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर अलग अलग व्यक्ति काम करेंगे, यहां पर मुझे ज्यादा स्किल्स की आवश्यकता है। तो सर ऐसे फॉर्म ऑफ बिजनेस के अंदर मुझे एक ऐसा बिजनेस फॉर्म चूज करना चाहिए जैसे कि पार्टनरशिप, जहां पर ज्यादा ओनर्स की अवेलेबिलिटी हो।
या यहां पर मैं चूज कर सकता हूं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप LLP। तो ऐसे फॉर्म ऑफ बिजनेस यहां पर कारगर होते हैं। फिर तीसरा है, अगर मुझे कोई मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन खोलनी है एट अ लार्ज स्केल, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन मैंने ओपन करनी है, या फिर मुझे लार्ज स्केल पे काम करना है, तो बेटे ऐसे केस में फॉर एन एग्जाम्पल मुझे एक चेन स्टोर खोलना है। सर वो चेन स्टोर क्या होता है? आपने सुना होगा स्टोर्स की बहुत सारी ब्रांचेस ओपन कर दी, फ्रेंचाइज भी बोल सकते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को फ्रेंचाइज दे दी, तो बहुत सारी जगह पर मेरे स्टोर्स खुले हुए हैं, इसको बोलते हैं चेन स्टोर। तो क्योंकि चेन स्टोर बहुत लार्ज स्केल पे काम हो रहा है, यहां पर आपको एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस चूज करना पड़ेगा जो इसको सही से मैनेज कर सके। से फॉर एन एग्जाम्पल मुझे यहां पर कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑप्ट करना पड़ेगा। तो बेटे पहला जो है हमारा दैट इज नेचर ऑफ बिजनेस, कि सर बिजनेस का नेचर क्या है, यह भी डिसाइड करता है कि हमें कौन सा फॉर्म चूज करना चाहिए। दूसरा आ जाता है बेटे स्केल ऑफ बिजनेस। सेकंड अगर हम बात करें तो आता है स्केल ऑफ बिजनेस। जब मैं स्केल की बात करता हूं ना, तो सर्टेनली आई एम आस्किंग अबाउट द साइज ऑफ द बिजनेस। जब मैं स्केलेबिलिटी की बात करता हूं तो सर्टेनली मैं बिजनेस के साइज की बात कर रहा हूं कि मेरा बिजनेस कितना बड़ा है। अगर मुझे बड़े लेवल पर बिजनेस स्टार्ट करना है तो मुझे कुछ और फॉर्म ऑफ बिजनेस चूज करना पड़ेगा, और अगर मुझे छोटे लेवल पर बिजनेस स्टार्ट करना है तो मुझे कुछ और लेवल पर बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा। हमारी कंट्री के अंदर छोटे छोटे बिजनेसेस को एडमिनिस्टर करने के लिए एक मिनिस्ट्री बनाई गई है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। इसको MSME भी बोलते हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की जो मिनिस्ट्री है ना, इन्होंने 4 लेवल पर 4 स्केल्स इन्होंने बनाए हैं जिस पर इन्होंने इंडस्ट्री को क्लासिफाई किया है। पहला तो ये बोलते हैं माइक्रो स्केल एंटरप्राइज, फिर आता है आपका स्मॉल स्केल एंटरप्राइज, फिर आता है आपका लार्ज मीडियम स्केल एंटरप्राइज, एंड फाइनली लार्ज स्केल एंटरप्राइज। तो ये 4 पार्ट में बेटे इन्होंने इसको बांट दिया है। अब सवाल एक पैदा होता है कि सर हमें कैसे पता चले कि कौन माइक्रो, कौन स्मॉल, कौन मीडियम, कौन लार्ज। तो मिनिस्ट्री ने पहले जो क्राइटेरिया रखा हुआ था वो रखा हुआ था टोटल इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी। टोटल इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर बताते थे कि कौन माइक्रो है, कौन स्मॉल है, कौन मीडियम है, कौन लार्ज है। लेकिन 2019 के अंदर इस क्राइटेरिया को खत्म कर दिया गया और एक नया क्राइटेरिया सेटअप किया गया, दैट इज टर्नओवर।
अब ये टर्नओवर के बेसिस पर बताते हैं कि कौन सी जो आपकी एंटरप्राइज है वो माइक्रो मानेंगे, कौन सी एंटरप्राइज को स्मॉल मानेंगे, कौन सी एंटरप्राइज को मीडियम और लार्ज मानेंगे। तो आइए एक बार जरा देखते हैं। ये बोलते हैं कि सर एक ऐसी एंटरप्राइज, एक ऐसा बिजनेस जिसकी टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है, उसको ये क्या बोलते हैं? उसको ये बोलते हैं बेटे माइक्रो स्केल। फिर एक ऐसा जिसकी टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ है लेकिन लेस देन इक्वल टू 75 करोड़ है, वो स्मॉल स्केल। और जिसकी टर्नओवर मोर देन 75 करोड़ है लेकिन लेस देन इक्वल टू 250 करोड़ है, वो मीडियम स्केल। और जिसकी टर्नओवर मोर देन 250 करोड़ है बेटा, उसको ये कहते हैं लार्ज स्केल। तो दिस इज हाउ इन्होंने स्केल को डिसाइड किया है कि हम कौन से बिजनेस को लार्ज बोल रहे हैं, किसको मीडियम, किसको स्मॉल, किसको माइक्रो। तो अब पहले तो आपको यह डिसाइड करना पड़ेगा कि सर आपका स्केल ऑफ बिजनेस क्या होगा। अगर आप एक बहुत बड़े लेवल पर ऑपरेट नहीं करना चाहते हो, आप माइक्रो लेवल पर, बहुत स्मॉल लेवल पर आपकी टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है, तो हम आपको सजेस्ट करते हैं कि सर या तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप खोल लो या ओपीसी खोल लो, ये दोनों आपके लिए चल जाएगा। लेकिन अगर आप एक स्मॉल स्केल बिजनेस खोलना चाहते हो तो इसके अंदर ओपीसी भी, पार्टनरशिप भी, एलएलपी भी, एचएफ भी, ये सारी फॉर्म ऑफ बिजनेस आप स्मॉल स्केल एंटरप्राइज के अंदर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दी नीड्स। फिर उसके बाद अगर हम मीडियम की बात करें तो सर मीडियम के अंदर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप या फिर पार्टनरशिप या फिर कंपनी या कोऑपरेटिव सोसाइटी, मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई फिक्स्ड क्राइटेरिया है जो मैं लिख रहा हूं कि आपको माइक्रो में सोल प्रोप्राइटरशिप ही खोलना है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मैं एक आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं कि सर अगर आपने एक माइक्रो स्केल बिजनेस खोला है तो काय को आप एक कंपनी खोल रहे हो, क्योंकि कंपनी के अंदर तो बहुत सारे कंप्लायंसेस हैं, आप पागल हो जाओगे वैसे करते करते। अगर आपने बहुत छोटे स्केल पर बिजनेस स्टार्ट किया है तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप में ही काम कर लो। बहुत बड़े लेवल पर अगर आपने करना है तो फिर आपको कंपनी मस्ट है। तो दूसरी जो बात हमने पढ़ी दैट इज द स्केल ऑफ बिजनेस, कि सर हम किस बिजनेस पर, किस स्केल पर हम बिजनेस कर रहे हैं। आइए सर फिर हम बात कर रहे हैं बेटा थर्ड पॉइंट की, दैट इज कैपिटल रिक्वायरमेंट। कैपिटल रिक्वायरमेंट सर आपने जो बिजनेस ओपन करने की सोची है, आप पहले देखो कि वो बिजनेस है कैसा, उसके अंदर कैपिटल कितनी रिक्वायर्ड है। अगर उसके अंदर कैपिटल रिक्वायर्ड इज लेस या कैपिटल रिक्वायर्ड इज मीडियम या कैपिटल रिक्वायरमेंट इज हाई, मैं एग्जाम्पल लेता हूं। सर कुछ सर्विस बेस्ड आपके बिजनेस हैं, सर्विस बेस्ड बिजनेस जैसे कंसल्टेंसी है, सर इनके अंदर कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, आपको बहुत ह्यूज कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर मीडियम की अगर हम बात करें तो अगर आपने कोई रिटेल स्टोर ओपन करना है, आपने कोई जिम ओपन करना है, अगर आप ऐसा कोई अगर आप ऐसा कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि इसके अंदर जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है बहुत ज्यादा है लेकिन बहुत कम भी नहीं है, मीडियम है। लेकिन अगर आपने ऑटोमोबाइल का काम स्टार्ट करना है,
अगर आपने टेक्सटाइल का काम स्टार्ट करना है, अगर आपने आयरन या स्टील का काम स्टार्ट करना है, तो सर इनके अंदर कैपिटल रिक्वायरमेंट इज कंपैरेटिवली वेरी हाई। तो जहां पर कैपिटल रिक्वायरमेंट इज वेरी हाई सर, वहां पर सारा पैसा आप खुद तो नहीं लगा पाओगे। सर्टेनली सर जहां पर कम है वहां पर तो ओपीसी से भी काम चल जाएगा। जहां पर कैपिटल रिक्वायरमेंट कम है सर, वहां पर तो सोल प्रोप्राइटरशिप से भी काम चल जाएगा। लेकिन बेटे जहां पर कैपिटल रिक्वायरमेंट मीडियम है, वहां पर थोड़े पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, आपको या तो एलएलपी फॉर्म करनी पड़ेगी या पार्टनरशिप बनानी पड़ेगी। यहां पर तो एचयूएफ से भी काम चल जाएगा, लेकिन यहां पर आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी बनानी पड़ेगी। और अगर आपकी कैपिटल रिक्वायरमेंट इज वेरी हाई, तो बेटे फिर आपको पब्लिक से भी पैसा चाहिए होगा, तो आपको कंपनी ही फॉर्म ऑफ बिजनेस बेटर रहेगा। तो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में आप फॉर ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो कैपिटल रिक्वायरमेंट एक और फैक्टर है जो अफेक्ट करता है हमारी चॉइस ऑफ बिजनेस को कि सर मैं कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस चूज करूं। मैं बार बार आपको एक बात बोल रहा हूं कि मैं जो एग्जांपल दे रहा हूं इसके अंदर ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सर यही होते हैं, अगर कैपिटल रिक्वायरमेंट हाई है तो कंपनी ही खोलोगे, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि मैं कैसे चूज करूंगा एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ बिजनेस। अगर कैपिटल रिक्वायरमेंट हाई है, मुझे पब्लिक से भी पैसा लेना पड़ सकता है, तो मैं कंपनी खोलूंगा। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति कंपनी ही खोलता है। किसी के पास इतना पैसा होता है कि उसको किसी बाहर वाले से पैसे मांगने की जरूरत ही नहीं हो सकता है वो बहुत हाई लार्ज स्केल जो बिजनेस है वो ओपीसी में स्टार्ट कर ले, सॉरी एलएलपी में स्टार्ट कर ले या पार्टनरशिप में स्टार्ट कर ले। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन ये तो मैं एग्जांपल के तौर पे समझाने के लिए मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूं। प्लीज इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। आइए सर, अब हम बात कर रहे हैं पॉइंट नंबर 4 की। पॉइंट नंबर 4 कि सर इसके अंदर, इस बिजनेस के अंदर जो मैनेजेरियल एबिलिटी है वो कैसी है। मतलब हर बिजनेस को मैनेज करना पड़ता है। आपको देखना पड़ेगा कि सर इस बिजनेस को मैनेज करना सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है, और डिवीजन है। जहां पर आपका मैनेजेरियल एबिलिटी सिंपल है, इट कैन बी हैंडल्ड बाय वन पर्सन। तो यहां पर बेटे सोल प्रोप्राइटरशिप, क्योंकि एक पर्सन से ही हैंडल हो जाएगा, तो सोल प्रोप्राइटरशिप या ओपीसी सर ये बेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस रहेंगे अगर मैनेजरियल एबिलिटी की बात करें तो। दूसरी बात, डिवीजन। सर अगर मैनेजरियल एबिलिटी काम कुछ ऐसा है कि मोर देन वन पर्सन इज रिक्वायर्ड, मोर देन वन पर्सन रिक्वायर्ड, तो बेटे इस केस के अंदर आप फिर पार्टनरशिप खोलो, एलएलपी ओपन करो, एचयूएफ ओपन करो, कुछ भी। लेकिन अगर मैनेजरियल एबिलिटी कॉम्प्लेक्स है, मतलब आप ऐसा मानो कि फार-फ्लंज ऑपरेशंस हैं, बेटे फार-फ्लंज ऑपरेशंस का मतलब है वाइड रेंज। फार-फ्लंज का मतलब क्या है बेटे? फार-फ्लंज का मतलब है वाइड रेंज ऑफ ऑपरेशंस आर देयर। तो सर ऐसे केस में फिर कौन सा फॉर्म एप्रोप्रिएट रहेगा? सर ऐसे केस में फिर सर कंपनी फॉर्म ज्यादा एप्रोप्रिएट रहेगा।
मैं एक बात और आपसे करना चाहूंगा सर, हम ये जो अभी फैक्टर्स पढ़ रहे हैं, समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इन फैक्टर्स को इंडिविजुअली समझ रहे हैं, लेकिन रियल लाइफ के अंदर हमने ये फैक्टर्स को इंडिविजुअली नहीं पढ़ना। रियल लाइफ में तो हमने इन सभी फैक्टर्स को देखना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ मैनेजरियल एबिलिटी के ऊपर ही डिसीजन ले लेना है, या हमने सिर्फ स्केल ऑफ बिजनेस के ऊपर ही डिसीजन ले लेना है, या हमने सिर्फ नेचर ऑफ बिजनेस पे ही डिसीजन ले लेना है कि हमने कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस चूज करना है। नहीं, हमें सभी को चूज करके, हमें सभी को स्टडी करके, उस सबको समझने के बाद डिसीजन लेना है। मतलब हम अभी तो, क्योंकि हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं कि मैनेजरियल एबिलिटी क्या है, तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि सर सिंपल हो सकती है, डिवीजन हो सकती है, कॉम्प्लेक्स। सिंपल में ये चूज करें, डिवीजन में ये चूज करें, कॉम्प्लेक्स में ये चूज करें। लेकिन रियल लाइफ की अगर हम बात करें तो चूजिंग एन एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ बिजनेस इज नॉट सो सिंपल। हम अभी तो इन फैक्टर्स को इंडिविजुअली स्टडी कर रहे हैं, लेकिन जब हम एक्चुअली में कोई बिजनेस फॉर्म को चूज करेंगे तो हमें ये सारे फैक्टर्स को कलेक्टिवली देखना पड़ेगा और कलेक्टिवली अप्लाई करके हमें एक बेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस को चूज करना पड़ेगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। आगे हम जैसे जैसे एग्जांपल्स लेते जाएंगे आपको और बातें क्लियर होती जाएंगी। आइए सर, मैं 5th पॉइंट से बात कर रहा हूं। आप दैट इज डिग्री ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। डिग्री ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। सर डिग्री ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट के बेसिस पर भी कि सर आप चाहते क्या हो, आप कैसा कंट्रोल चाहते हो। सर अगर तो आप सिंगल कंट्रोल चाहते हो बिजनेस पे, तो हम सजेस्ट करेंगे कि सर फिर आप ओपीसी के लिए जाओ या सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए जाओ, आप क्योंकि आप सिंगल कंट्रोल चाहते हो। लेकिन सर अगर आप जॉइंट कंट्रोल चाहते हो, आप चाहते हो कि नहीं सर मैं अकेला तो नहीं कंट्रोल कर पाऊंगा, हां जॉइंटली मैं इसको कंट्रोल कर पाऊंगा, तो सर फिर एलएलपी ओपन करो, पार्टनरशिप ओपन करो। यहां पर एचयूएफ, क्योंकि एचयूएफ के अंदर जो कर्ता होता है उसी के पास सारी डिसीजन मेकिंग पावर होती है, तो सिंगल कंट्रोल कर्ता का ही होता है, तो एचयूएफ भी सिंगल कंट्रोल के अंदर आ जाएगी। और कोऑपरेटिव सोसाइटी की अगर हम बात करें, इसमें बेटे ज्वाइंट कंट्रोल होता है। लेकिन अगर आप इनडायरेक्ट कंट्रोल चाहते हो, अगर आप चाहते हो इनडायरेक्ट कंट्रोल हो, तो बेटे इनडायरेक्ट कंट्रोल के लिए बेस्ट ऑप्शन विल बी कंपनी। इनडायरेक्ट कंट्रोल के लिए बेस्ट ऑप्शन कंपनी है। तो ये डिपेंड करता है कि सर आप कंट्रोल कैसा चाहते हो। फिर उसके बाद सर हमारे अगला फैक्टर आता है, दैट इज 6th फैक्टर, डिग्री ऑफ रिस्क एंड लायबिलिटी। डिग्री ऑफ रिस्क एंड लायबिलिटी। बेटे डिग्री ऑफ रिस्क एंड लायबिलिटी के अंदर हमें देखना पड़ेगा, हमें एक क्वेश्चन का आंसर लेना पड़ेगा कि जो ये रिस्क है जो हम जिसकी बात कर रहे हैं, क्या ये लो रिस्क है, हाई रिस्क है, लो रिस्क है, मॉडरेट रिस्क है, इसको मॉडरेट करें, मॉडरेट रिस्क है, या फिर हाई रिस्क है। अब बेटे इसके बेसिस पर भी डिपेंड करता है। देखो अगर रिस्क लो है तो अनलिमिटेड लायबिलिटी हो सकती है,
आप अफोर्ड कर सकते हो अनलिमिटेड लायबिलिटी। क्यों? रिस्क लो है। अनलिमिटेड भी हो गया तो कितना हो जाएगा? अगर मेरी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो गई, जहां पर रिस्क लो है तो वहां पे कितना हो जाएगा? लेकिन जहां पर रिस्क मॉडरेट है, वहां पर अगर मुझे अनलिमिटेड लायबिलिटी करनी है तो मुझे उस लायबिलिटी को शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि सर यहां पर रिस्क अब मॉडरेट है, लो नहीं है, तो यहां पर मुझे रिस्क को शेयर करना पड़ेगा। लेकिन जहां पर हाई रिस्क है बेटे, वहां पर कोशिश कि हमारी लायबिलिटी क्या हो? लिमिटेड हो, क्योंकि हाई रिस्क में आप अनलिमिटेड लायबिलिटी अफोर्ड नहीं कर सकते। इसीलिए अगर आप देखो सोल प्रोप्राइटरशिप या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इसके अंदर आपका रिस्क लो है, इसीलिए लायबिलिटी अनलिमिटेड है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड है और सोल प्रोप्राइटरशिप में सोल प्रोप्राइटर की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। जहां पर रिस्क आपका मॉडरेट है, अब क्योंकि रिस्क आपका मॉडरेट का मतलब है लो से ज्यादा है, हाई से कम है, अब यहां पर आपको रिस्क शेयर करना पड़ेगा। कैसे? सर आपको पार्टनरशिप फर्म बनानी पड़ेगी या आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी बनानी पड़ेगी। तो आप इस रिस्क को शेयर कर पाओगे, क्योंकि रिस्क मॉडरेट है, लायबिलिटी अनलिमिटेड है, तो आपको रिस्क को शेयर करना पड़ेगा। लेकिन जहां पर आपकी रिस्क बहुत हाई है तो वहां पर आपकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी। जैसे आपने देखा होगा सर, कंपनी के अंदर मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर भी जो पार्टनर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। क्यों? क्योंकि सर इन केसेस के अंदर रिस्क बहुत हाई होता है और हाई रिस्क के अंदर आप अनलिमिटेड लायबिलिटी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये डिग्री ऑफ रिस्क एंड लायबिलिटी के बेसिस पर भी आपको कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस चूज करना है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। ठीक है सर, फिर इसके बाद आती है 7th पॉइंट की बात, दैट इज स्टेबिलिटी। कि मैं जो बिजनेस ओपन कर रहा हूं, मैं जो बिजनेस ऑपरेट कर रहा हूं, वो कितना स्टेबल है। सर वो नॉट स्टेबल है, या लेस स्टेबल है, या वेरी स्टेबल है। सर जब आप बोल रहे हो यहां पर स्टेबिलिटी, तो आप स्टेबिलिटी से आपका क्या मतलब है? बेटे देखो, स्टेबिलिटी से मेरा यहां पे अभिप्राय है कि जो मैं बिजनेस ओपन कर रहा हूं, वो बिजनेस की एग्जिस्टेंस क्या ओनर की एग्जिस्टेंस पर डिपेंडेंट है क्या? अगर उस बिजनेस की एग्जिस्टेंस ओनर की एग्जिस्टेंस पर डिपेंडेंट है, जैसे अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें, तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस टोटली डिपेंड्स अपॉन द एग्जिस्टेंस ऑफ सोल प्रोप्राइटर। अगर सोल प्रोप्राइटर मर गया या सोल प्रोप्राइटर इनसॉल्वेंट हो गया तो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म भी खत्म। इसका मतलब फर्म की एग्जिस्टेंस सोल प्रोप्राइटर की एग्जिस्टेंस पे डिपेंड करती है। ये बिजनेस स्टेबल नहीं है बिल्कुल भी। क्यों नहीं है? क्योंकि सर ये डिपेंडेंट है, उसकी बिजनेस की एग्जिस्टेंस जो है वो उसकी एग्जिस्टेंस पे डिपेंडेंट है, इसलिए बिजनेस बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। हम यहां पर बात कर रहे हैं दैट एग्जिस्टेंस of business is dependent on existence of owner, नॉट सेम। अगर आपको एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस चाहिए जो बिल्कुल भी स्टेबल ना हो, सर आप सोल प्रोप्राइटरशिप चूज करो, बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि सोल प्रोप्राइटर की एग्जिस्टेंस पे डिपेंड करता है। एग्जिस्टेंस और इंसॉल्वेंसी ऑफ ओनर will affect the business
वो सर्टेनली बिजनेस को अफेक्ट करेंगे। दूसरा पॉइंट आता है सर जहां पर उसकी एग्जिस्टेंस लेस स्टेबल है, इसमें आप एचयूएफ ओपन कर सकते हो, पार्टनरशिप फॉर्म कर सकते हो, या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी कर सकते हो। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, पर हां कम स्टेबल है। इनकी एग्जिस्टेंस का भी अफेक्ट पड़ता है ओनर की एग्जिस्टेंस पर, ओनर की इंसॉल्वेंसी पर। लेकिन अगर आप वेरी स्टेबल फॉर्म ऑफ बिजनेस चाहते हो तो बेटे कंपनी इज वेरी स्टेबल फॉर्म ऑफ बिजनेस। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एलएलपी इज वेरी स्टेबल फॉर्म ऑफ बिजनेस, क्योंकि यहां पर अगर मेंबर्स या ओनर्स मर भी जाएं, इंसॉल्वेंट भी हो जाएं, तो भी बिजनेस की एग्जिस्टेंस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ रही हैं। आज के इस लेक्चर में अभी हम इतना ही कर रहे हैं। अभी ये सारे पॉइंट्स खत्म नहीं हुए हैं, कुछ और भी पॉइंट्स हैं, टोटल 16 पॉइंट्स हैं। बाकी के बचे हुए पॉइंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आप अभी के लिए इतने पॉइंट्स को ही रिमेंबर करिए, मेमोराइज कीजिए, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच।